तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में। तो बेसिकली फ्रेंड्स, एक्चुअली ये जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा हल्का रहने वाला है, क्योंकि आज जो भी मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ ये सारे कंसेप्ट्स जो हैं ये सारे आपने बचपन में अपने स्कूल टाइम में ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं। ठीक है, मतलब मुझे ये एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि सारा कुछ जो है ये हमने मतलब कौन सी क्लास में पढ़ा था, 8th में, 9th में या 10th में, बट डेफिनेटली ये डॉट कंफर्म है, मुझे आई कैन रिकॉल दैट कि ये सारी चीज़ें हमने अपने स्कूल में पढ़ रखी हैं एंड दे आर एक्सट्रीमली सिंपल, बहुत ज़्यादा आसान है। आज का ये सेशन इट्स रियली वेरी सिंपल और मतलब एक तरह का रिकैप रहेगा। और अगर आपको मतलब ऑफ कोर्स बचपन में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इतना भारी भरकम नाम, मे बी शायद उस टॉपिक का ना हो, कुछ और हो, ठीक है ना, मे बी शायद ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस या कुछ और, बट द थिंग इज कि जो भी कुछ मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ये सारा कुछ आपने अपने बचपन में स्कूल टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है लीनियर। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो बेसिकली इसके अंदर हम करते क्या है, आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सुनने में भारी भरकम लग रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बट इट सिंपली मतलब ये इट सिंपली इम्प्लाइज, फॉर एग्जांपल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इट कैन बी कॉस्ट और इट मे बी प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कॉस्ट हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव जैसे बोलते हैं लाइफ का एम क्या है, लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो हमारे पास से एक ऑब्जेक्टिव है, एक एम है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी कॉस्ट, इट कैन बी प्रॉफिट और इट कैन बी समथिंग एल्स। तो बेसिकली क्या चीज है, आपको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या तो आपको मिनिमाइज करना होता है या आपको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है, मतलब या तो आपको इसकी वैल्यू को मिनिमम करना है या फिर आपको इसकी वैल्यू को मैक्सिमम बनाना है। यहां तक आपको समझ आया? ठीक है, तो बेसिकली क्या है, क्या कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसकी वैल्यू को हम उसे बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन, कि हमें उसे ऑप्टिमाइज करना है, मतलब या तो हमें उसे मिनिमम बनाना है या उसे हमें मैक्सिमम बनाना है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, कुछ उस प्रॉब्लम के अंदर कुछ कंडीशंस दे रखी होती है जिसे हम टेक्निकली बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंस्ट्रेंट्स, आपको उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर काम करना है। ठीक है, और आपको मतलब जो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन उससे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज आपको करना है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि मतलब फॉर एग्जांपल ये z इट इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सपोज कीजिए कि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2, 3x1 प्लस 4x2। तो क्या चीज है, सपोज कीजिए हमारी प्रॉफिट की इक्वेशन है। अब हम दो कंपोनेंट्स बना रहे हैं, एक बना रहे हो कंपोनेंट ए, एक आप बना रहे हो कंपोनेंट बी। ठीक है, कंपोनेंट ए हम कितना बना रहे हैं, वो हम बना रहे हैं x1 और कंपोनेंट ही बी हम बना रहे हैं x2। ये चीज आप यहां तक आपको समझ आ रहा है? ठीक है, अब कंपोनेंट ए पे 3 रुपीज का फायदा हो रहा है, कंपोनेंट बी पर आपको 4 रुपीज का फायदा हो रहा है। तो प्रॉब्लम के अंदर वो हमसे पूछता है कि आपको कितना कंपोनेंट ए बनाना है और कितना बी बनाना है। मतलब प्रॉब्लम के अंदर हमें फाइंड आउट करना है कि x1 की वैल्यू क्या होगी और x2 की वैल्यू क्या होगी। यहां तक आपको चीज समझ आ रही? ठीक है, तो अब ये हमारी प्रॉफिट की कंडीशन एंड ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू कि हमें जो हमारा प्रॉफिट है हमें उससे मैक्सिमाइज करना है। तो यहां पर ऑप्टिमाइजेशन में हमें क्या करना होगा, जो हमारा ये प्रॉफिट का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दे रखा है, हमें x1 x2 की वैल्यू इस तरह से निकालनी है कि हम इसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सके। जो z है, जो हमारा प्रॉफिट है, वो हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो। तो ऑब्वियस है, मतलब आप जितना पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है, तो x1 की वैल्यू जो है इट मस्ट बी इन्फिनिटी और x2 की वैल्यू इट मस्ट आल्सो बी इन्फिनिटी। तो उससे क्या होगा कि हम इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पैसा कमाएंगे, पर ऐसा नहीं होता बिकॉज वी हैव गॉट सर्टेन कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं कि मार्केट में एट द मैक्सिमम डिमांड इतनी है। ठीक है, या आपके पास जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है वो इतना ही है, या आपके पास जो मैन पावर है वो इतनी है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि मतलब हमारे पास दो ये जो प्रोडक्ट है ए और बी,
ये दो मशीन्स के ऊपर प्रोसेस होते हैं, दो मशीन्स के ऊपर, मतलब मशीन 1 और मशीन 2। ए को बनाने के लिए भी मशीन 1 की जरूरत है और मशीन 2 की जरूरत है, और बी को बनाने के लिए भी मशीन 1 और मशीन 2 दोनों की जरूरत है। अब दोनों की ऐसा हो सकता है कि जो अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी मतलब वो लिमिटेड हो, ठीक है। सपोज कीजिए, मतलब रैंडमली मैं बोल रहा हूं कि जो मशीन ए है, सपोज कीजिए वो एक दिन के अंदर 400 मिनट्स अवेलेबल है, मशीन ए, ठीक है। मशीन ए 400 मिनट्स ही अवेलेबल है, और जो हमारा पहला जो ऑब्जेक्ट है उसे मशीन ए के ऊपर 5 मिनट का टाइम चाहिए, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसे मशीन ए के ऊपर 10 मिनट का टाइम चाहिए फॉर सिंगल कंपोनेंट, ठीक है। तो 5x1 प्लस 10x2 इट इज लेस देन और इक्वल टू से 400 मिनट्स। मतलब क्या चीज है, x1 मशीन ए के कितने कंपोनेंट्स आप बना रहे हो, जो हमारा प्रोडक्ट ए है उसके कितने कंपोनेंट्स आप बना रहे हो, हर कंपोनेंट के लिए 5 मिनट का टाइम चाहिए, हर कंपोनेंट के लिए। तो टोटल मतलब x1 कंपोनेंट्स बनाने के लिए मशीन ए के ऊपर कितना टाइम चाहिए, ठीक है, इट इज 5x1। अब एक नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बी जो आप बना रहे हो दैट इज x2, हर कंपोनेंट को मशीन ए के ऊपर 10 मिनट का टाइम चाहिए। तो टोटल जितने भी कंपोनेंट्स आप बी जॉब के बनाओगे, ठीक है, वो उन्हें कितना टाइम चाहिए होगा, हमारी जो पहली मशीन है उसके ऊपर, दैट इज 10x2। अब मशीन ए के ऊपर प्रोडक्ट ए भी बन रहा है, प्रोडक्ट बी भी बन रहा है, दोनों बन रहे हैं। प्रोडक्ट ए 5x1 इतने मिनट्स कंज्यूम कर रहा है, प्रोडक्ट बी 10x2 इतने मिनट्स कंज्यूम कर रहा है, और वो जो मशीन ए है वो एक दिन के अंदर एट द मैक्सिमम 400 मिनट्स ही अवेलेबल है। समझ आ रहा है, ठीक है। तो मतलब अब टोटल 400 मिनट्स अवेलेबल है, दैट्स द मैक्सिमम दैट वी कैन यूज। तो यहां पर एक कंस्ट्रेंट बन जाएगा ये कि 5x1 प्लस 10x2 इज लेस देन इक्वल टू 400। ऐसे मैंने बोला जो ये आपका प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है, दोनों ही मशीन 1 पे भी प्रोसेस होंगे और मशीन 2 पे भी प्रोसेस होंगे, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि मतलब जो कंपोनेंट हमारा ए है, ठीक है, इसे पहली मशीन के ऊपर 7 मिनट्स का टाइम लगता है। एक कंपोनेंट को प्रोसेस करने में सेकंड मशीन के ऊपर 7 मिनट्स का टाइम लगता है, ठीक है। तो टोटल कितना टाइम चाहिए आपको x1 कंपोनेंट्स बनाने के लिए, इट इज 7x1। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। अब सपोज कीजिए जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है B2, इसे मतलब 20 मिनट्स का टाइम लगता है सेकंड मशीन के ऊपर, 20 मिनट्स का टाइम लगता है, सपोज कीजिए, रैंडमली अपने मन से बना रहा हूं, ठीक है। तो इसे कितना टाइम चाहिए, 20x2, एक कंपोनेंट को 20 मिनट्स का टाइम लग रहा है। टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आप x2 बना रहे हो, तो टोटल कितना टाइम चाहिए सेकंड मशीन के ऊपर कंपोनेंट B बनाने के लिए, इट इज 20x2। तो टोटल सेकंड मशीन के ऊपर टोटल कितना टाइम चाहिए, इट इज 7x1 प्लस 20x2, ठीक है। और सपोज कीजिए कि जो सेकंड मशीन है इट इज अवेलेबल ओनली फॉर 600 मिनट्स। तो ये क्या, इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, इट मस्ट बी लेस देन 600। मतलब आपके पास दोनों कंपोनेंट्स बनाने के लिए कितना टाइम अवेलेबल यूज कर सकते हो, कितना आप मशीन जो सेकंड मशीन आप कितनी देर तक यूज कर सकते हो, आइदर लेस देन और इक्वल टू 600 मिनट्स। समझ आ रहा है। सो दीज आर व्हाट आर नोन एज कंस्ट्रेंट्स। ऐसी और भी बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स हो सकती है, मैन पावर अवेलेबिलिटी की या मनी की, रॉ मटेरियल की, इन्वेस्टमेंट की, बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स हो सकती है। तो वो जो कंस्ट्रेंट्स होती है हम उन्हें इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज, मतलब लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू और इन द फॉर्म ऑफ इक्वल टू हम मतलब लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये इन द फॉर्म ऑफ इक्वल टू कैसे, मतलब सपोज कीजिए कि अब मतलब कोई ऐसा, जैसे कई बार विटामिन, प्रोटीन्स वगैरह, या मतलब कॉम्पोजिशन से रिलेटेड कोई आपके पास प्रॉब्लम आ गई, कॉम्पोजिशन से रिलेटेड, ठीक है। उसमें हम कह रहे हैं कि एक कोई एलॉय है, x1% मतलब उसमें ये मेटल है, x2% ये मेटल है और x3% ये मेटल है। क्या बोला, वी हैव गॉट एन एलॉय जिसमें 3 मेटल्स हैं, x1% पहला मेटल, x2% दूसरा मेटल, x3% तीसरा मेटल, ठीक है। तो इसके अंदर जो कंस्ट्रेंट है इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इक्वालिटी। क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3
तीनों की जो परसेंटेजेस का सम है दैट्स इक्वल टू 100 ये चीज ये समझ आ रही है ये चीज, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस x3 मतलब जो कॉम्पोजिशन है उनका जो परसेंटेज है, ठीक है। अब जैसे वो हम हवा की कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं कि उसमें इतने परसेंट नाइट्रोजन है, इतने परसेंट ऑक्सीजन है, इतने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, इतने परसेंट बाकी गैसेज हैं। तो अब जब सब उन परसेंटेजेस का जब आप सम करोगे इट विल बिकम 100%, वो 100% आएगा। ये चीज आपको समझ आ रही है यहाँ तक, ठीक है। तो कई बार जो कंस्ट्रेंट्स है वो इक्वालिटी की फॉर्म में होते हैं, कभी कभी ग्रेटर देन इक्वल टू और कभी कभी लेस देन इक्वल टू। और इन प्रॉब्लम्स के अंदर जो हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हम डील करते हैं कि जो सबसे बड़ी बात है ये कि ये रियल लाइफ सिचुएशन से डील करते हैं, ठीक है। मतलब सपोज कीजिए कि आप कितने कंपोनेंट्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मतलब आप कर रहे हो एक्स ए कंपोनेंट के आप x1 पीसेस मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बी के आप x2 पीसेस मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है। अब या तो आप 1000 पीस बना रहे हो, 100 पीसेस बना रहे हो, 50 बना रहे हो, 10 बना रहे हो या 5 बना रहे हो, या आप बना ही नहीं रहे, ठीक है। अब ऐसे में अगर आप बना ही नहीं रहे तो x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब x1 की वैल्यू या x2 की वैल्यू कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, ठीक है। x1 की वैल्यू या x2 की वैल्यू कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती कि आप कितने कंपोनेंट्स बना रहे हो, मैं -10 कंपोनेंट्स बना रहा हूं, ठीक है। आपने कितनी रोटियां खाई हैं, ठीक है, मैंने -5 रोटियां खाई है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो रियल लाइफ सिचुएशन से एलपीपी प्रॉब्लम जो है वो डील करती हैं। सो x1 x2 जो ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। जो ये जितने वेरिएबल्स होते हैं, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, x1 x2 x3 जितने वेरिएबल्स आपको प्रॉब्लम में दे रखे होते हैं दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उनकी वैल्यू आइदर इट इज 0 और इट इज ग्रेटर देन 0, पर ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये चीज आपको समझ आ रही है। मतलब अगर आप जैसे हम क्वाड्रेंट्स में हम मतलब अगर सपोज कीजिए आपके पास दो ही वेरिएबल्स हैं, एक है x1 और एक है x2, ठीक है। तो x1 या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, x2 या तो 0 या पॉजिटिव होगा, दे कैन नेवर बी नेगेटिव। तो मतलब हम ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कभी काम करेंगे ही नहीं अगर हमारे पास सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हैं, सिर्फ दो। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की आउटलाइन मैंने आपको दी है। बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या होता है, वी हैव गॉट एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसे हमें मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है, वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे। सपोज कीजिए प्रॉफिट की बात हो रही है, यू हैव टू मैक्सिमाइज इट, अगर कॉस्ट की बात हो रही है यू हैव टू मिनिमाइज इट सब्जेक्ट टू अ सर्टेन कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। मतलब ये बेसिकली कंडीशंस इंपोज करते हैं रिसोर्सेज, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें, ठीक है। सो वी हैव लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स और वी हैव ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट, कि मतलब आपको ये जो दो चीजें बनानी है, अब हो सकता है उसमें ये बोले कि आपको x1 के कम से कम 10 पीसेस आपको बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है, कि आपको मिनिमम 10 पीसेस तो आपको बनाने ही बनाने हैं। या ऐसा हो सकता है कि वो बोल दे कि आप x1 के मतलब 100 पीसेस से ज्यादा नहीं बना सकते, कोई ऐसी लिमिटेशन है, तो x1 इट इज लेस देन इक्वल टू 100। देख रहे हो ये चीज आप, ठीक है। मतलब आपको ऐसा हो सकता है कि कम से कम इतने पीस तो बनाने ही, या इससे ज्यादा बनाने नहीं, ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं। या जैसे रिसोर्सेज से रिलेटेड ये कंडीशंस मैंने आपको बताई, टाइम की अवेलेबिलिटी से रिलेटेड। तो जैसे भी हुआ प्रॉब्लम में दे रखी हो, ये बड़े आराम से आप मतलब लिख सकते हो। और ये इनइक्वालिटीज तो हो ही सकती है, अगर कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हो तो ये इक्वालिटी की फॉर्म में भी हो सकते हैं। समझ आ रहा है, ठीक है। तो अगर ना मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, इससे ना काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज भी निकल के आती है, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड। सबसे पहली चीज जो निकल के आती है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मतलब लीनियर, जो मैंने लेक्चर शुरू किया था मैंने सबसे पहले यही बोला था आपको कि इसमें एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है लीनियर, पर फिर मुझे लगा मतलब इस लीनियर वर्ड को डिस्क्राइब करना भी थोड़ा सा जल्दी है। तो लीनियर बेसिकली क्या चीज है, जो इक्वेशंस जितनी भी आपको यहां पर नजर आएंगी ऑल ऑफ देम दे आर लीनियर इक्वेशंस। वो सारी की सारी क्या है, वो सारी की सारी यहां पर लीनियर इक्वेशंस है। मतलब लीनियर इक्वेशन आप समझते हो, लीनियर इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, मतलब जैसे z, ये प्रॉफिट की अगर बात हो रही है, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस a4x4 एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब ये जो इक्वेशंस है दीज आर लीनियर इक्वेशंस। समझ आ रही है ये चीज, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे हायर पावर्स या लोअर पावर्स अलाउड नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आप सोचो कि
मैं यहाँ पर मतलब x1 रेज टू पावर 2 कर दूं, या x2 का क्यूब हो जाए यहाँ पर, या प्रोडक्ट हो जाए दो वेरिएबल्स का, ठीक है, x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 आ जाए इक्वेशन के अंदर, या फिर लॉग आ जाए, ठीक है, तो ऐसा इसमें नहीं होता, ठीक है। मतलब जो वेरिएबल्स है, मतलब जो इक्वेशन है, इट इज बेसिकली अ लीनियर इक्वेशन, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल प्लस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, ये चीज, हर वेरिएबल की पावर इट विल बी 1, कभी भी उनका प्रोडक्ट नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा, लॉग नहीं होगा, ये चीज समझ आ रही है आपको यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर मतलब जो इक्वेशंस हैं, ऑल ऑफ देम दे आर लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहली तो ये चीज है, जो कंस्ट्रेंट्स आप देखोगे, जो इक्वालिटी इक्वेशन आप देखोगे, इनइक्वालिटी वाले देखोगे, ऑल ऑफ देम दे आर लीनियर इक्वेशंस। यहाँ सबसे पहली चीज तो हमें ये देखने को ऑब्जर्व होती है, ठीक है, देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है, प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो करता है यहाँ पे, प्रोपोर्शनैलिटी, सब जगह आपको प्रोपोर्शनैलिटी आपको नजर आएगी। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि पहले कंपोनेंट, जो कंपोनेंट ए है, उसे मशीन ए के ऊपर 5 मिनट का टाइम लगता है बनने में, ठीक है। एक कंपोनेंट है ए, पहले उसे मशीन ए प्रोसेस करेगी, फिर मशीन बी मतलब पहले उसे पहली मशीन प्रोसेस करेगी, फिर दूसरी मशीन प्रोसेस करेगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है, क्या कि उस कंपोनेंट को, जो ये कंपोनेंट है, पहली मशीन के ऊपर इसे 5 मिनट का टाइम लगता है, दूसरी मशीन पर 7 मिनट का टाइम लगता है। तो मैं आपसे पूछूं, अगर एक कंपोनेंट को 5 मिनट का टाइम लग रहा है, तो x1 नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को कितना टाइम लगेगा? तो आपका सीधा सा जवाब आता है सर 5 मल्टीप्लाइड बाय x1। अगर एक कंपोनेंट को बनने में 10 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है, अगर एक कंपोनेंट को बनने में 10 मिनट का टाइम लगता है, तो x2 नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को बनने में कितनी देर लगेगी? तो आपका सीधा सा जवाब आता है सर 10 मल्टीप्लाइड बाय x2। तो ये क्या है? ये है प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। मतलब ये प्रैक्टिकली जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली इंडस्ट्री के अंदर। मतलब कोई भी चीज है राजीव, अगर आप मतलब एक कंपोनेंट बना रहे हो अकेला एक, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है प्रैक्टिकली, अगर जनरली आप देखो। और अगर बहुत सारे कंपोनेंट्स बना रहे हो, तो उसके अंदर मतलब अगर आप रिपीटेटिव अगर आप बना रहे हो, तो उसके अंदर अगर आप बल्क ऑर्डर होगा तो कम टाइम लगेगा। अगर प्रॉफिट की बात करें, अगर 1-2 पीस बना रहे हो तो आपको प्रॉफिट कम होगा, अगर आप बल्क में बना रहे हो तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। पर यहाँ ये जो है, ये रियल लाइफ सिचुएशन, हम यहाँ पर मतलब लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो करते हैं कि भाई एक कंपोनेंट को 5 मिनट लगेंगे, तो 10 कंपोनेंट्स को 50 मिनट्स का टाइम लगेगा। अगर 20 कंपोनेंट्स होंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 20 100 मिनट्स का टाइम लगेगा। इस तरह से चीजें यहाँ पर एलपीवी में काम करती है। समझ आ रही है चीज आपको? ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आपको देखने को मिलती है प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो है एडिशन। एडिशन यहाँ पर मतलब चीजें ऐड कर सकते हैं। क्या? ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर किसी कंपोनेंट को बनाने में, पहले कंपोनेंट को बनाने में 5x1 टाइम लग रहा है किसी मशीन को, और दूसरे कंपोनेंट को बनाने में 10x2 टाइम लग रहा है, ठीक है। मतलब एक मशीन है, पहला कंपोनेंट बना रही है, ठीक है, तो उसको 3 मिनट लग रहे हैं, और दूसरा कंपोनेंट बना रही है तो उसको 5 मिनट लग रहे हैं टोटल। तो टोटल उसने कितना टाइम स्पेंड किया? 5 + 3 = 8 मिनट्स। एक मशीन है, उसने एक तो पहला कंपोनेंट बनाया, एक दूसरा कंपोनेंट बनाया, ठीक है। एक पीस पहले का बनाया, एक दूसरे का बनाया। अब पहले कंपोनेंट को बनाने में 3 मिनट का टाइम लगा, दूसरे को बनाने में 5 मिनट का टाइम लगा, तो टोटल मशीन का कितना टाइम लगा? इट इज 3 + 5। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जैसे यहाँ पर ये पहली मशीन की बात हो रही है, टोटल 400 मिनट्स का टाइम उसके पास अवेलेबल है। पहले कंपोनेंट को बनाने में 5x1 टाइम लगा, दूसरे कंपोनेंट को बनाने में 10x2 टाइम लगा, ठीक है। तो अगर वो मतलब टोटल उसका कितना टाइम लगा? 5x1 + 10x2, ठीक है। तो हो सकता है प्रैक्टिकली ऐसा किसी सिचुएशन में ना हो रहा हो, ठीक है, हो सकता है ऐसा ना हो रहा, पर हम मान के चलते हैं कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। सर ऐसी कौन सी सिचुएशंस हो सकती है जहां पर ऐसा ना हो जाता है कभी-कभी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि अगर किसी मशीन ने कोई पर्टिकुलर केमिकल प्रोसेस किया है, तो उसके बाद फिर जब आप कोई दूसरा केमिकल प्रोसेस करोगे, उससे पहले आपको मशीन को क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लीन करना पड़ेगा। तो उसके अंदर में भी थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, जो कि यहाँ पर हमने कहीं शो ही नहीं किया। मतलब कई बार ना मैंने देखा है कि कुछ जो खाने की आइटम होती है उसके ऊपर लिखा होता है कि ये जो खाने की जो आइटम आप खा रहे हो, ये एक ऐसी मशीन के ऊपर बनी है जो डेयरी प्रोडक्ट्स को भी प्रोसेस करती है,
ठीक है, मशीन एक ही है भाई, महंगी है, तो उस मशीन की मदद से ये भी बना रहे हैं और वो भी बना रहे हैं। अब क्या चीज़ है, पहले डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह या कोई मतलब कुछ लोगों को पर्टिकुलर किसी चीज़ से एलर्जी होती है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते या मतलब कुछ और ऐसी चीज़ें जो नहीं खाते, तो मशीन उसको प्रोसेस कर रही है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने उस मशीन को क्लीन करना पड़ेगा, फिर हम दूसरी चीज़ प्रोसेस करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या चीज़ है, पर हम यहाँ पर इन सारी प्रैक्टिकल बातों को नकार के साइड में रख देते हैं, ठीक है, और हम सिर्फ मैथ्स की बेसिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज़ है, मैंने आपको बोला कि एक तो मतलब प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कि एक ऑब्जेक्ट को बनाने में 5 मिनट का टाइम लगेगा तो दो को लगेगा 5 इंटू x1, ठीक है। x1 ऑब्जेक्ट्स को बनाने में टाइम लगेगा 5 इंटू x1। फिर मैंने आपको बताया कि एक मशीन है, पहले ऑब्जेक्ट को बनाने में 5x1 टाइम लग रहा है, दूसरे को बनाने में 10x2 टाइम लग रहा है, तो टोटल उसका कितना टाइम लग रहा है, 5x1 प्लस 10x2। समझ आ रही चीज। तीसरी चीज इसके अंदर जो हमें देखने को मिलती है वो ये कि सब कुछ ना सर्टन रहता है, आप मतलब आपको सारी चीजें पहले से पता होती है, ठीक है। जो मॉडल है वो डिटरमिनिस्टिक टाइप का मॉडल है, आपको पता है कि एक कंपोनेंट को बनाने में 5 मिनट का टाइम लग रहा है, दूसरे को बनाने में 10 मिनट का टाइम लग रहा है। आपको ये बात मालूम है कि जो मशीन है उसके पास टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम 400 मिनट्स है, सो पूरा का पूरा डाटा, एग्जैक्ट डाटा आपकी डिस्पोजल पे होता है, ठीक है। तो ये मतलब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद ना जो आंसर निकल के आता है, ठीक है, मतलब जो एलपीपी प्रॉब्लम्स के अंदर जो आंसर निकल के आता है, ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप 6.5 7 या 7.7 कंपोनेंट्स बना सकते हो क्या, ठीक है। या तो आप 7 कंपोनेंट्स बनाओगे या फिर आप 8 कंपोनेंट्स बनाओगे, ठीक है। अब 7.7 कंपोनेंट्स तो नहीं बना सकते ना, पर जो लीनियर प्रोग्रामिंग से जो सॉल्यूशंस आते हैं कई बार मतलब ऐसा हो सकता है कि वो होल नंबर्स नहीं है, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से नहीं है, ठीक है, वो फ्रैक्शन में है, डेसिमल्स में। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपकी प्रॉब्लम अलाउ करती है फ्रैक्शंस वगैरह को तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं अलाउ करती, जैसे यहाँ पर कंपोनेंट्स की बात हो रही है और आपका आंसर निकल के आ रहा है 7.7, तो ऑब्वियसली मतलब हम या तो उससे नियरेस्ट नेक्स्ट पे राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। नियरेस्ट नेक्स्ट नंबर जो होगा उस पे राउंड ऑफ कर देंगे, मतलब 7.7 कंपोनेंट्स बना रही है तो मैं 8 ले लूंगा, पर मैं चेक करके देखूंगा कि मेरी जो ये कंडीशंस हैं ये मतलब पूरी हो रही है या नहीं, ठीक है। अब सपोज करो 8 कंपोनेंट्स बनाने, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बच्चे ऑब्जेक्टिव में ऐसी गलती करते हैं, 7.7 आंसर आया, आपने इसको राउंड ऑफ करके 8 कर दिया, फिर जब आपने यहां पर वैल्यू पुट करी तो आपको पता चला कि 8 कंपोनेंट्स को बनाने में जब आप इक्वेशन को पूरा सॉल्व करते हो तो 402 मिनट्स का टाइम चाहिए, 402 मिनट्स का टाइम चाहिए। सपोज कीजिए 402 मिनट्स का टाइम चाहिए, ठीक है। तो क्या ये कंडीशन पूरी हो रही है, नहीं हो रही। क्या 8 कंपोनेंट्स बन सकते हैं, नहीं बन सकते, तो सही आंसर क्या होगा, इट विल बी 7। समझ आ रहा है, ठीक है। तो जो आपका आंसर है वो सभी की सभी जो कंस्ट्रेंट्स हैं उन्हें फुलफिल करना चाहिए, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आ रही है चीज आपको, ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो मतलब ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं मतलब जो, और मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये रियल लाइफ सिचुएशन से डील करता है, सो x1 x2 x3 दे विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये चीज क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो बेसिकली एक एलपीपी प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है, आपको मतलब सबसे पहले जो देखो दो चीजें एलपीपी प्रॉब्लम के अंदर, दो चीजें होती है, एक होता है प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, ठीक है, मतलब आप प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, क्रिएट कर रहे हो, बेसिकली प्रॉब्लम तो क्या क्रिएटेड है न्यूमेरिकल के अंदर, आप उससे मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो पहली चीज जो है दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, पहली चीज तो ये है, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्लियर है। तो अब क्या है कि इस अभी पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कैसे किया जाता है। मतलब आपके पास एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, आप उस पूरे पैराग्राफ को रीड करते हो, फिर आप देखते हो कि वो ऐसी क्या चीज है जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। मतलब जनरली कॉस्ट दे रखी होती है, आपको उसको मिनिमाइज करना होता है, जनरली प्रॉफिट दे रखा होता है, आपको उसको मैक्सिमाइज करना होता है, जनरली कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट टू अब ढेर सारी कंडीशंस दे रखी होती है, आप उन कंडीशंस को पढ़ के आपको उसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो ये है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो दो चीजें हो सकती है कि या तो जो प्रॉब्लम आपको दे रखी है उसमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स हैं,
मतलब सिर्फ दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक है कंपोनेंट ए, एक है कंपोनेंट बी। मतलब कंपोनेंट ए कितने बन रहे हैं x1, कंपोनेंट बी कितना बन रहा है x2, सिर्फ दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उस प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से, ग्राफिकली। और ये आपने बचपन में किया है, और वो जो क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा उसमें आप पूरे बटा पूरे नंबर लाए होंगे, आई नो दैट रियली वेरी वेल, ठीक है। वो बहुत सिंपल रहता है, उसमें कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो अगर तो सिर्फ दो वेरिएबल्स है देन द प्रॉब्लम इट कैन बी सॉल्व ग्राफिकली, ठीक है। अगर दो से ज्यादा वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड, जैसे सिंपलेक्स मेथड वगैरह, वो सारा कुछ हम आगे आने वाले लेक्चर्स में या नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे, ठीक है। तो आइए अब सबसे पहले तो मैं आपको ये सिखाता हूँ कि एक जो पैराग्राफ है, सिखाने का भी इसमें कुछ नहीं है, एक दो प्रॉब्लम्स में आपको फॉर्मुलेट करके दिखा देता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें किस तरह से फॉर्मुलेट किया जाता है। मुझे लग रहा है इस बोर्ड को तो साफ करने में काफी टाइम लगने वाला है, इंक सूख सी गई है। आई होप फ्रेंड्स आपको मतलब मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को मेरे लेक्चर्स जरूर रिकमेंड कीजिए। छोटी सी एक्स्ट्रा फीस है जो आपको मुझे देनी है, बिकॉज आज की डेट में ना कंटेंट इतना ज्यादा अवेलेबल है, इतना ज्यादा अवेलेबल है, और मतलब दो चीजें है, स्टूडेंट सिर्फ दो टाइप का कंटेंट है, जस्ट टू, कोई तीसरे टाइप का कंटेंट है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ दो तरह का कंटेंट है जिसे स्टूडेंट ट्राई करते हैं, ठीक है, कि ये कंटेंट अच्छा है या नहीं, मतलब जिसे कंटेंट देखता है, मतलब स्टूडेंट कंटेंट देख रहे, सिर्फ दो तरह का कंटेंट है, ठीक है। एक तो वो जो एडवर्टाइज कर रहा है बहुत ज्यादा, मतलब कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं जैसे वो अपने कंटेंट को एडवर्टाइज करते हैं, बहुत हैवी एडवर्टाइजिंग, मतलब उनके बजट से मतलब नेक्स्ट लेवल होते हैं, जितना हम कमाने का भी नहीं सोच सकते अपने सपनों में भी, ठीक है, उतना तो वो लोग एडवर्टाइजमेंट डाल देते हैं, ठीक है। एक तो है वो। दूसरा कंटेंट वो है जो स्टूडेंट देखता है, ठीक है, वो है जो उसके किसी फ्रेंड ने उसे रिकमेंड किया। मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ दो तरह का कंटेंट देखते हो, एक तो वो जो आपके ऊपर बम्बार्ड हो रहा है, एडवर्टाइज जो बहुत ज्यादा एडवर्टाइज किया जा रहा है, ठीक है, और दूसरा वो जो आपके फ्रेंड ने कहा है कि हाँ यार ये वाला लेक्चर देख, ये अच्छा है, अगर तू टिक के बैठ के देखेगा तो तेरे को चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको चीजें समझ आ रही है तो अपने फ्रेंड्स को जो रिकमेंड कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के मेरे कोई बजट नहीं है ना, मैं उस हिसाब से फीस लेता हूँ, बिकॉज आई फील कि जो भी एडवर्टाइजिंग हो रही है वो सारी की सारी आपकी अपनी जेब से हो रही है, मतलब जो आप ऐड जितनी भी आप ऐड देख रहे हो, ठीक है, वो सारा पैसा आपकी ही जेब से जा रहा है, ठीक है, एंड दैट्स द ओनली ट्रुथ। मतलब आप अगर कोल्ड ड्रिंक की ऐड देख रहे हो, आप बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स वगैरह कोई भी एडवर्टीजमेंट देख रहे हो, अल्टीमेटली वो सारा पैसा आप ही की जेब से जा रहा है, वो किसी और का पैसा नहीं, वो आपका अपना पैसा होता है। तो एंड आई फील कि मतलब अगर अच्छा पढ़ाएंगे तो कभी कभी स्टूडेंट्स अपने आप ही रिकमेंड करते हैं, मतलब कोई ना कोई तो कर ही देगा, अपने आप हमारी गाड़ी चल जाएगी किसी ना किसी दिन, ठीक है ना। तो आइए फिर मतलब एक काम करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑपरेशन रिसर्च का जो मतलब सब्जेक्ट है, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हीरेन गुप्ता जी की किताब में से, बहुत अच्छी बुक है ये। मैंने काफ़ी सारी बुक्स देखी हैं, काफ़ी सारी, लिटरली काफ़ी सारी, बट मतलब मुझे जो सबसे सिंपल लगी, हीरेन गुप्ता जी की किताब बहुत ज़्यादा सिंपल है। मतलब अगर आप टाइम देते हो, टाइम मतलब मोटी बहुत ज़्यादा है, और ओआर की सारी किताबें मोटी हैं, ठीक है, मोटी बहुत ज़्यादा है, पर अगर आप टाइम दे रहे हो और वर्ड बाय वर्ड, मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया, वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ें बहुत आराम से समझ आ जाती है, बहुत अच्छे से सारा, मतलब कोई कन्फ्यूज़न नहीं और गलतियाँ ना के बराबर है, ठीक है। कोई भी बुक होती है राजी, हम जब बोर्ड में पढ़ाते हैं तो गलतियाँ तो देखो होती हैं, जो आप इतना बड़ा ग्रंथ लिख रहे हो एक तो मिस्टेक्स तो होंगी, पर ये है कि दे आर रियली वेरी लेस, दे आर रियली वेरी रेयर, ठीक है ना। तो बेसिकली आइए मैं इसका सबसे पहला एग्जांपल ही कराता हूँ आपको, जो ये लीनियर प्रोग्रामिंग का जो ये चैप्टर है। अब पता नहीं, मेरी किताब 15 साल पुरानी है, वो आपकी किताब के अंदर ये एग्जाम्पल होगा या नहीं होगा, बट स्टिल चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मतलब एक फर्म है, उसने 3 प्रोडक्ट्स बना रहे, कितने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो, 3 प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है। अब ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं, ये 3 मशीन्स हैं, M1, M2 और M3, 3 मशीन्स पे ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन रहे हैं, ठीक है। पहले प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी तीनों मशीनें चाहिए, दूसरे को भी बनाने के लिए तीनों मशीनें चाहिए, तीसरे को भी बनाने के लिए तीनों मशीनों की जरूरत है। यहाँ तक आपको समझ आ गया, ठीक है। अब उन मशीनों की पर डे के हिसाब से कैपेसिटी दे रखी है। जो मशीन 1 है वो 440 मिनट्स अवेलेबल है,
मशीन 2 470 मिनट्स अवेलेबल है, मशीन 3 जो है वो 430 मिनट्स अवेलेबल है। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। अब पहले प्रोडक्ट पे हमारा जो प्रॉफिट है वो है 4 रुपए, प्रोडक्ट 2 पे 3 रुपए का प्रॉफिट है, और प्रोडक्ट 3 पे 6 रुपए का प्रॉफिट है, 6 रुपए का। ठीक है, तो हमें मतलब पूरी लीनियर, ऑफ कोर्स हमारा मकसद है कि हमें इस एलपीपी को मतलब हमें जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसे ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो बेसिकली प्रॉफिट है, तो हमें उसे मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो मैक्सिमाइज करने से पहले हमें इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकल वे में आपके मतलब सामने रिप्रेजेंट करना है। तो आइए करते हैं। फिर सबसे पहले मैं डाटा नोट कर लेता हूं। तो ये सपोज कीजिए मैंने लिख ली मशीन, ठीक है, उसके बाद आ गया टाइम पर यूनिट, मिनट्स के अंदर है। ठीक है, ये आ गया प्रोडक्ट 1, ये आ गया प्रोडक्ट 2, ये आ गया प्रोडक्ट 3। ठीक है, M1 मशीन 1 की हम बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट 1 मशीन 1 के ऊपर 2 मिनट का टाइम लगता है, मशीन सेकेंड प्रोडक्ट को 3 मिनट का टाइम लगता है, प्रोडक्ट 3 को 2 मिनट का टाइम लगता है, और टोटल जो टाइम की अवेलेबिलिटी इट इज 440 मिनट्स। M2 4-3 4-3 470 25-25 25-430। तो फ्रेंड्स ये टेबल जो है ये वाली, ये बुक में ऐसे ही बनी हुई है, ऐसे ही बनी हुई है। ठीक है, तो हमें अब मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली क्या चीज है। 3 प्रोडक्ट्स है, P1 P2 P3, 3 मशीनों के ऊपर बन रहे हैं, M1 M2 M3। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट 1 को बनाने के लिए आपको तीनों मशीनों की जरूरत पड़ेगी। पहली मशीन पे 2 मिनट का टाइम लगेगा, दूसरी मशीन पे 4 मिनट और तीसरी मशीन पे 2 मिनट। तीनों मशीन पे प्रोडक्ट 1 प्रोसेस होगा, तीनों मशीनों के ऊपर। पहली मशीन पे होगा, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, लाइक दैट। ठीक है, प्रोडक्ट 2 की बात करें तो पहली मशीन के ऊपर 3 मिनट का टाइम लगेगा, दूसरी मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तीसरी मशीन पे 5 मिनट का टाइम लगेगा। सेम इज विद प्रोडक्ट 3, पहली मशीन के ऊपर 2 मिनट का टाइम लगेगा, मशीन 2 पे 3 मिनट का टाइम लगेगा, और मशीन 3 की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीनों मशीनों का अवेलेबल टाइम पर डे कितना है ये बता दिया, तीनों प्रोडक्ट्स का जो प्रॉफिट है पर पीस हमें वो भी दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक बात समझने वाली है, कभी कभी ना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, कि सर जो प्रोडक्ट 1 है वो मशीन ए पे 2 मिनट में तैयार हो जाता है, मशीन बी पे, ये सेकंड मशीन पे 4 मिनट में, और मशीन 3 पे 2 मिनट में। मेरे भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो पहली मशीन है वो 2 मिनट में तैयार कर देती है, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली क्या चीज है, प्रोडक्ट 1 को बनने के लिए तीनों मशीनों की जरूरत है। पहले वो मशीन 1 पे प्रोसेस होगा, उसके बाद 2 पे, उसके बाद 3 पे, तीनों मशीनों की जरूरत है। पहली मशीन पे 2 मिनट का टाइम लगेगा, दूसरी मशीन पे 4 मिनट का, और तीसरी मशीन पे 2 मिनट का। चीज ये है, समझ आ रहे हैं? ठीक है, तो आइए फिर सबसे पहले तो हम अपना प्रॉफिट का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो लिखते हैं। सपोज कीजिए प्रॉफिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से, z। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अब सपोज कीजिए जो प्रोडक्ट P1 है कितना बना रहा हूं मैं x1, P2 कितना बना रहा हूं x2, और P3 कितना बना रहा हूं x3। समझ आ गया यहां तक? पहला प्रोडक्ट कितना बन रहा है x1, दूसरा कितने यूनिट्स बन रहा है x2, तीसरे कितने यूनिट्स बन रहा है x3। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो पहले पे हमें 4 रुपीज का फायदा हो रहा है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4x1। दूसरे पे 3 रुपए का प्रॉफिट है, तो इट विल बी 3x2, और
उसके बाद तीसरे पे 6 रुपए का प्रॉफिट है, सो इट विल बी 6x3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टोटल प्रॉफिट, ये आ गया हमारा टोटल प्रॉफिट। हमें इस इक्वेशन को मैक्सिमाइज करना है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, सब्जेक्ट टू, अब क्या चीज है, अब आ गई मशीनों की अवेलेबिलिटी। वो कैसे होगा कि अगर आप x1 कंपोनेंट बना रहे हो तो पहली मशीन का कितना टाइम चाहिए, 2x1। ये है मैक्सिमम, प्रॉब्लम क्या बनेगा, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू इतना। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। अब वो कंस्ट्रेंट्स हम लिखेंगे सारे। पहली मशीन के ऊपर x1, ये x1 बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3। ठीक है, अब इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 440, लेस देन इक्वल टू 440। ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, अब दूसरी मशीन की टाइम की अवेलेबिलिटी की इक्वेशन लिखते हैं। अब आप x1 कंपोनेंट्स बना रहे हो तो कितना टाइम चाहिए, 4x1 प्लस, अब ये सेकंड कंपोनेंट को बनाने के लिए कोई मशीन के ऊपर कोई टाइम नहीं चाहिए, सेकंड मशीन के ऊपर। थर्ड कंपोनेंट को बनाने के लिए 3 मिनट का टाइम चाहिए। ठीक है, सो प्लस 3x3 इट इज लेस देन इक्वल टू 470। ये यहां तक समझ आ रहा है आपको? ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड मशीन की टाइम की अवेलेबिलिटी की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, वो क्या होगा, इट विल बी 2x1 प्लस 5x2। ठीक है, इट इज लेस देन इक्वल टू 430। और सबसे इंपॉर्टेंट नॉन नेगेटिविटी जो रिस्ट्रिक्शन है x1 x2 x3 के ऊपर, वो तो हमने लिखी नहीं है। वो क्या है, इट इज x1 x2 x3, ये तीनों ही क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब या तो आप कंपोनेंट बनाओगे या नहीं बनाओगे। अगर बनाओगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव, अगर नहीं बना रहे तो वो 0 है, बट इट कैन नेवर एवर बी नेगेटिव। समझ आ रहा है? तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। आपके पास डाटा दे रखा होता है, आप सबसे पहले आप देखते हो कि मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, वो लिखने के बाद फिर आप z इज इक्वल टू, आप उसकी प्रॉफिट की या कॉस्ट की जो भी है आप इक्वेशन लिखते हो, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, फिर आप कंस्ट्रेंट्स लिखते हो, और लास्ट में आप ये नॉन नेगेटिविटी की जो रिस्ट्रिक्शन आप इसको मेंशन करते हो। बस ये हो गई हमारी प्रॉब्लम फॉर्मुलेट। समझ आ रहा है? ठीक है, एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल छोटा सा कोई करके देखते हैं। प्लीज मेक श्योर कि मतलब आप इन क्वेश्चंस वगैरह को आप खुद करके देखना एक बार, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपने परचेज करनी है तो आप यही वाली हिरेन गुप्ता जी की बुक कर सकते हो परचेज, नहीं तो जोन से भी अवेलेबल है, आप उसमें से पढ़ लो। नोट्स वगैरह आपके पास कोई, आप उसमें से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पूरा ऑपरेशन रिसर्च काफी इजी है, अगर मतलब आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे कंसेप्ट के ऊपर समझने पे, मतलब या कोई सही सा अगर आपको ट्यूटर मिल जाए पढ़ाने के लिए। ठीक है, फिलहाल तो भी आपको मैं ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चीजें मतलब काफी आराम से हैंडल हो जाएंगी। मतलब मैंने देखा है कि जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर मतलब समझ आ जाए, लोग रटने की कोशिश करते हैं, पर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो बड़े आराम से चीजें हैंडल हो जाएंगी। आइए एक और प्रॉब्लम हम फॉर्मुलेट करके देखते हैं। जैसे सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड एग्जांपल है डाइट का। ठीक है, मतलब ये फूड डाइट से रिलेटेड है। मतलब एक पर्सन है, वो अपनी डाइट मतलब डेवलप कर रहा है कि उसे क्या चीज कितनी खानी चाहिए। तो 4 तरह के फूड्स हैं उसके पास, 4 तरह के। ठीक है, अब उन चारों टाइप के फूड के अंदर प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, ये उसे मालूम है। उस फूड की कॉस्ट उसे मालूम है, और उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट की ये भी मालूम है। ठीक है, अब बेसिकली हमें एक ऐसी प्रॉब्लम डेवलप करनी है जिसके अंदर मतलब हम मिनिमाइज करेंगे टोटल कॉस्ट को। ठीक है, तो डायरेक्टली ये टेबल जो है, कोई ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, डायरेक्टली आपके सामने ही टेबल बनी हुई है। मैं वो टेबल आप दोबारा बना देता हूं। आगे यहाँ पे फूड टाइप, ठीक है, उसके बाद आ गया यील्ड पर यूनिट। ठीक है, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कॉस्ट पर यूनिट, रुपीज। ठीक है, आगे एक
2 6 ये हमने सारा डाटा नोट कर लिया, ठीक है। तो फटाफट से इसको फॉर्मुलेट कर देते हैं हम। अब क्या चीज है, हमें यहाँ पर बेसिकली ये फूड टाइप है, मतलब से दिस इज चपाती, दिस इज राइस और दिस इज समथिंग एल्स, ठीक है। मतलब ये दो और तरह के खाने आ गए, ठीक है। अब इनका प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट हमें दे रखा है। पर यूनिट क्या कॉस्ट पड़ती है, इसकी 45 रुपीज है, इसकी 40 रुपीज है, लाइक दैट हमें दे रखा है। और हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट भी दे रखी है इनकी। यहां तक समझ आ रहा है। तो क्या चीज है, सपोज कीजिए कि आप बेसिकली क्या है कि आप जो पहला फूड है, पहला फूड, ठीक है, उसकी x1 क्वांटिटी आप यूज खा रहे हो, दूसरे की x2, तीसरे की x3 और चौथे की x4, ठीक है। पहले फूड की आप x1 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो, दूसरे की x2 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो, तीसरे की x3 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो और एक चौथे फूड की x4 क्वांटिटी आप कंज्यूम कर रहे हो। यहां तक आपको समझ आ गया, क्लियर है यहां तक। अब क्या चीज है, कॉस्ट दे रखी है, तो टोटल कॉस्ट आपको कितनी पड़ेगी, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट, और हमें उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मिनिमाइज, ठीक है। मिनिमाइज z इज इक्वल टू, ये कॉस्ट फंक्शन है जिसे मुझे मिनिमाइज करना है। एक यूनिट क्वांटिटी क्या कॉस्ट करती है, 45 रुपीज की। x1 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा हूं, सो द कॉस्ट विल बी 45x1 प्लस सेकेंड की 1 यूनिट क्वांटिटी कंज्यूम करते हो, कॉस्ट करते हो 40 रुपीज, x2 कंज्यूम कर रहा हूं, सो इट विल बी 40x2, ये चीज, ठीक है। थर्ड की 85 रुपीज, सो 85x3, फोर्थ की 65, सो 65x4, ये चीज समझ आए। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा मिनिमाइज टोटल कॉस्ट, और कॉस्ट कितनी पड़ रही है वो ये आ गई, ठीक है। अब बात ये है कि हमें मतलब कॉस्ट को तो मिनिमाइज करना है, पर इस तरह से करना है कि हमारी जो प्रोटीन की, फैट की, कार्बोहाइड्रेट की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए, ठीक है ना। तो आइए फिर इनको जरा ध्यान से देखते हैं। एक यूनिट के अंदर 3 ग्राम कह लीजिए सपोज की, या मिलीग्राम ज्यादा सही रहेगा, 3 सपोज कीजिए मिलीग्राम प्रोटीन है सपोज कीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, पहले फूड के अंदर है 3x1 प्लस 4x2 प्लस 8x3 प्लस 6x4, इट इज लेस देन, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 800 मिलीग्राम, ठीक है। समझ आ रहा है आपको यहां तक कि जो हमारा प्रोटीन का इतना रिक्वायरमेंट है, यह मिनिमम रिक्वायरमेंट, कम से कम इतना होना चाहिए, कम से कम, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से आइए फैट्स के लिए लिखते हैं 2x1 प्लस 2x2 प्लस 7x3 प्लस 5x4, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 200, ठीक है। तो मिनिमम इससे ज्यादा होना चाहिए, जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो 200 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप लिखोगे 6x1 प्लस 4x2 प्लस 7x3 प्लस 4x4, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 700। मतलब जब आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हो, कब जब आप फूड कंज्यूम कर रहे हो तो कम से कम 700 से मिलीग्राम से जो भी रिक्वायर्ड यूनिट है, इतना कार्बोहाइड्रेट आपके अंदर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस है हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया। मोरोवर ये बात तो हमें मालूम है कि x1, x2, x3 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये या तो मतलब इसे बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। तो ये x1, x2, x3 मतलब इट मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आई होप मतलब आपको
समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको मतलब इक्वेशंस को प्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो आपको वेरिएबल्स डिसाइड करने हैं कि मुझे निकालना क्या, आपको यहाँ पर फूड की क्वांटिटी निकालनी है कि कितनी आप फूड की क्वांटिटी कंज्यूम करोगे, x1 x2 x3 x4, वो आपने डिफाइन किया। फिर आपको देखना है कि आपको क्या चीज मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करनी है, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर आपको देखना है कि अब कंस्ट्रेंट्स क्या है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ये लिखने के बाद फिर जो भी कंडीशंस जो दे रखी होंगी प्रॉब्लम के अंदर, आपको सारी कंडीशंस स्पेसिफाई करनी है इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज। और उसके बाद फिर आपको लिखना है x1 x2 मतलब सब्जेक्ट टू नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस, x1 x2 x3 ये सारे नॉन नेगेटिव है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ आ गए, यहाँ तक क्लियर हो गए? ठीक है, तो आई होप आपको मतलब प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना आ गया होगा। अब जो इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि अगर सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हैं x1 और x2, इन्हें किस तरह से आप ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। सारा कुछ हमने स्कूल में पढ़ रखा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि अगर सिर्फ दो वेरिएबल्स हो तो आप उसका सॉल्यूशन किस तरह से ग्राफिकली आप निकाल सकते हो।